हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ और सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ और दो डिवाइस भी इस चैप्टर में आती हैं। वन इज मीटर विज, अनदर इज पोटेंशियोमीटर। ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। वैसे तो आपने 10th क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है, फिर भी एक बार दोबारा से देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मित्रों, इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैं लिख भी देता हूं इसे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मित्रों, तो डेफिनेशन से एकदम क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट I बराबर होता है फ्लो ऑफ चार्ज, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टोटल टाइम। मींस I इक्वल टू क्या आ गया, QT। ये फॉर्मूला मिल गया जी मुझे। लेकिन सपोज कीजिए चार्ज कंडक्टर में वेरिएबल फॉर्म में जा रहा है, मींस एक निश्चित टाइम में निश्चित चार्ज नहीं है, तब क्या होगा। फॉर वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट मींस करंट कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है, किसी टाइम पे करंट कितना होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। दैट्स वाई इंस्टेंटेनियस करंट I बराबर क्या होगा, चार्ज को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मींस I की वैल्यू क्या होगी, dQ/dt। कई बार आपको एवरेज करंट निकालने के लिए भी मिल सकता है, तो I एवरेज कितना होगा, ΔQ/ΔT। ये तीन फॉर्मूला मेरे पास आ गए। इंस्टेंटेनियस करंट I बराबर dQ/dt, एवरेज करंट ΔQ/ΔT। अब आप फॉर्मूला से आपको पता चल रहा है कि करंट की यूनिट क्या हो गई जी, कूलाम पर सेकेंड। यूनिट हो गई कूलाम पर सेकेंड, और इसको हम एम्पियर भी बोल देते हैं, और इसे जनरली हम ए से डिनोट करते हैं। मित्रों, करंट में डायरेक्शन भी होती है, इसमें अपना मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है, ऐसा क्यों है। जैसे मान के चलिए ये वायर है, इसमें 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये दूसरा वायर है, इसमें 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। जंक्शन बनने के बाद एक तीसरा वायर निकल के गया यहां से, तो इस वायर में कितना करंट होगा, इसमें आएगा 2 + 3 = 5 एम्पियर। मींस आप देख रहे हैं ये जो करंट है ये दोनों वायर के एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, करंट को हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, 2 + 3 = 5, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। मींस इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्यों है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है उसके लिए हम वेक्टर अलजेब्रा का यूज नहीं करते, केवल किसका यूज कर रहे हैं, सिंपल अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा मींस 2 + 3 = 5। तो हम कह सकते हैं ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज द स्केलर, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मित्रों कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रिक करंट इज नंबर फर्स्ट स्केलर, सेकंड वेक्टर, थर्ड टेंसर, फोर्थ नन ऑफ दीज।
तो आंसर क्या आएगा? आपको अगर आपने स्केलर कह दिया तो यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है ये क्वांटिटी की, और उसको हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज का आपको बहुत आइडिया नहीं है, इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आप 12th लेवल पे अगर टेंसर नहीं ऑप्शन में है तो आप स्केलर क्वांटिटी को ही यूज करेंगे। ओके मित्रों, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्लियर हुई। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस I इक्वल टू dq by dt इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सही, हटा रहा हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो मित्रों पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज, मान लीजिए हाइड्रोजन लाइक एटम है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के राउंड में रिवॉल्व कर रहा है। एक ऑर्बिट है जिसकी रेडियस कितनी है? r। किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है? v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इस ऑर्बिट में कितना करंट है। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए। इन हाइड्रोजन लाइक एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r विद स्पीड v, फाइंड द करंट इन द ऑर्बिट। मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमें गिवन क्या है मित्रों? r क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट ये हमें गिवन है। v स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन कहता है अब करंट कितना होगा? हमने और आपने बहुत सही से पढ़ रखा है। करंट I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T, ये फॉर्मूला हम और आप दोनों को पता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? E। Q की वैल्यू क्या आ गई? E। टाइम कितना होगा? एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस चल रहा है? 2 पाई r। 2 पाई r किस स्पीड से चल रहा है? v से, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से क्या फॉर्मूला मिल गया? EV अपॉन 2 पाई r। ये I की वैल्यू आ गई मित्रों। तो I बराबर क्या आ गया? EV अपॉन 2 पाई r। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत सही से समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, हटा दो। मान लीजिए कंडक्टर है जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, और जो चार्ज है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है विद टाइम। द चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इज गिवन बाई, क्वेश्चन कहता है 3t² प्लस 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 कूलम। फाइंड दी करंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। और दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड दी एवरेज करंट बिटवीन t इक्वल टू 1 to 3 सेकेंड। एक बार दोबारा सुनिए क्वेश्चन को। अ चार्ज q फ्लो इन अ कंडक्टर वेयर q इक्वल टू क्या है? 3t² प्लस 2t प्लस 1 कूलम। फाइंड द, क्वेश्चन कहता है फर्स्ट फाइंड द करंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। सेकेंड कहता है फाइंड द एवरेज करंट बिटवीन टाइम 1 to 3 सेकेंड। 1 से 3 सेकेंड के बीच में अब एवरेज करंट कितना है? पहला क्वेश्चन क्या था? करंट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितनी है? तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए पहला पार्ट कर रहे हैं हम, करंट पूछा है t इक्वल टू 1 सेकेंड, मींस इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है। तो I बराबर क्या होता है मित्रों? dq by dt। हम चार्ज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dy dt 3t² प्लस 2t प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये? 60 प्लस 2, I की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? I एट t इक्वल टू 1,
तो आई एट टी इक्वल टू 1 कितना होगा, 6 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 8 एम्पियर आ गया। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, आई कितना आ गया, 8 एम्पियर। जैसे ही 1 सेकेंड होता है करंट की वैल्यू क्या होगी कंडक्टर में, 8 एम्पियर होगी। लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि एवरेज करंट कितना है, तो ये भी हम कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आई एवरेज बराबर फॉर्मूला बताया था मैंने, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। मींस आप ऐसे कह सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। अब Q2 यहां से निकालेंगे, क्या आएगा, Q2 3t स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है 3 सेकेंड, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, ये Q2 आ गया, माइनस Q1 देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू 3 माइनस 1। सॉल्व करें, 3 2 5 6 तो ये हो गया, 3 दूनी 6, 6 यहां से कैंसिल हो गया, 3 3 9 9 27 और एक 28 आ गया, ये बराबर कितना आ जाएगा 28/2 बराबर 14 एम्पियर। तो 1 से लेकर के 3 सेकंड के बीच का जो एवरेज करंट आया वो कितना आया 14 एम्पियर। तो हम और आप कह सकते हैं अगर चार्ज वेरिएबल फॉर्म में है तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट फ्लो चल रहा है, यूनिफॉर्म है, तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों बराबर होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है एक बार रिमाइंड कराता हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। एवरेज करंट की बात करें तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस के लिए हम वेक्टर एलजेब्रा की जगह पे सिंपल एलजेब्रा यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज आ गई ना। मित्रों बहुत ही सुंदर सा टॉपिक ले रहे हैं अब आगे, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ये ऐसा टॉपिक है, ये लगभग हर साल सीबीएसई इसे पूछती है 2 से लेकर के 3 मार्क्स के लिए, और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसीलिए इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आइए मेरे साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। हमारा दोनों जानते हैं मित्रों, कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैं कहूं एक कॉपर का कंडक्टर लिया तो उसमें लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में होंगे, तो बहुत बड़ी संख्या है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको, और इस कंडक्टर में मैंने क्या बताया, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है रूम टेम्परेचर पे, मींस आप ऐसे कह सकते हैं थर्मल इफेक्ट के कारण से ये रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन का मीनिंग है मोशन का कोई डेफिनेट मैनर नहीं है, जिस साइड चाहे उस साइड ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, और एटम से ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं। इससे क्या होगा, जो एवरेज स्पीड है वो तो 0 नहीं होती, और वो कितनी होती है, लगभग होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। लेकिन रैंडम मोशन के कारण से जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होती है, क्योंकि मोशन का कोई डेफिनेट मैनर नहीं है, तो घूम घाम के वापस वहीं पर भी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं, एज्यूम कर लिया हमने, जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होती है, 0 होती है।
इसलिए रूम टेम्परेचर पे आपको कोई करंट वगैरह का एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक बार दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। ये तो मैंने रूम टेम्परेचर की बात की। अब मैं इस कंडक्टर को मान के चलिए एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड है ऐसे, ये कंडक्टर मैंने इस फील्ड में रख दिया। तो हम और आपने बहुत बढ़िया तरह से पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो मेटल्स में चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। मींस जैसे जो एक्सटर्नल फील्ड था ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस साइड कहीं पॉजिटिव है, इस साइड कैसा चार्ज है, होगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो मींस यहां पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव। इस साइड कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। तो ये चार्ज कैसा हो गया, यहां पे इकट्ठा हो गया, एक्युमुलेट हो गया। मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट। तो ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है मेटल्स के अंदर, इसका अपना फील्ड होगा, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड फील्ड, ई आई। लेकिन हम और आप बहुत सही से जानते हैं, स्वस्थ जानकारी हमें, इंड्यूस्ड फील्ड बराबर होता है एक्सटर्नल फील्ड। तो इससे क्या मिलता है मुझे, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता जब वो कहां पर रखा होता है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा होता है। लेकिन इससे उलट एक और चीज देखिए, ये तीसरा पार्ट देखिए इसमें। जब मित्रों मैंने, बहुत समझने वाली बात है भाई, एक बार सही से समझ में आ जाएगा तो ये फिर आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये तो बैटरी के बारे में हम और आपको आइडिया है। बैटरी क्या है, एक एनर्जी सप्लायर। तो जैसे हमने यहां पे बैटरी लगाई तो इसके एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। मान लीजिए वो फील्ड कितना आ गया, ई आ गया। तो इस फील्ड के कारण से यहां पे चार्ज भी आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए। तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, मान लीजिए नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। लेकिन ये बैटरी क्या करती है, इस चार्ज को खींच लेती है। तो अब क्या हुआ, यहां पे चार्ज एक्युमुलेट नहीं हो पाता। चार्ज किस कंडीशन में आ गया, फ्लो वाली कंडीशन में आ गया। तो चार्ज एक्युमुलेट नहीं हुआ तो इसमें अपना कोई इंड्यूस्ड फील्ड नहीं मिलेगा। मींस यहां पे ई आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, मेटल्स के अंदर फिर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं होगा। अब यहां पे एक नेट फील्ड मिल गया मुझे, ई। जो एक्सटर्नल फील्ड था, मींस बैटरी के द्वारा जो फील्ड था, वही फील्ड कहां पे होगा, कंडक्टर के अंदर मिलेगा। अब आप देखिए, ये हमें एक क्लियर हो गया, मेरी बात आपकी समझ में आ गई कि जैसे ही हमने बैटरी कंडक्टर के एंड्स पे अटैच की तो कंडक्टर के अंदर एक फील्ड जनरेट हो गया, और उस फील्ड का अमाउंट क्या है, मान लीजिए ई है। तो इस फील्ड में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F बराबर होगा QE होता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, E और E। तो ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, F बराबर क्या होगा, E इंटू E। बट मान लीजिए m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन a बराबर होता है F अपॉन m। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, a की, a बराबर आ गया E अपॉन m। ये इतना एक्सेलरेशन आ गया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, ये मींस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रॉन। अब मित्रों यहां तक आपकी समझ में आ गया। जैसे ही मैंने बताया, बैटरी को मैंने अटैच किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट में एक्सेलरेट हुआ, और उसमें कितना एक्सेलरेशन आया, A इक्वल टू E अपॉन M। अब एक बार और समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान दीजिए।
अगर यहां पे केवल यही फील्ड होता तो ये सीधे सीधे ऐसे आता जाता और इसकी स्पीड तेजी से बढ़ती जाती। लेकिन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के कारण से भी रैंडम मोशन में होता है, ऐसे भी जा सकता है, और ये जैसे यहां पर आएगा ये किसी एटम से टकरा सकता है, तो टकराने के बाद फिर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। स्पीड जीरो हो गई, जैसे यहां से ऐसे चला टकराया, स्पीड जीरो। लेकिन यहां पर ऑलरेडी फील्ड है, तो ये फील्ड इसे आगे की तरफ करेगा, फिर इसे एक्सेलरेट करेगा। तो इससे क्या रिजल्ट मिला, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में एक लीस्ट वेलोसिटी एक्वायर करते रहते हैं। इस लीस्ट वेलोसिटी को हम कह देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन को आप सुन लीजिए। द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? व्हेन अ पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं इसे लिख देता हूं इस डेफिनेशन। क्या मैं बता रहा हूं? द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कह दीजिए, द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स against the direction of electric field when potential difference applied across the ends of the conductor। कंडीशन क्या है? जब मैंने बैटरी को कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाई कर दिया है, उस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी एक्वायर करेगा इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कह देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से नोट करते हैं मित्रों। किससे? वीडी से। तो जैसे वीडी क्या हो जाएगा यहां पे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल टू क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी बता रहा हूं मैं, v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन। वेक्टर लगा दीजिए, vn अपॉन n। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप एक बार दोबारा सुने, यहां पे ये आपकी समझ में आ गया होगा। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो अभी आप देखिए, मैंने क्या बताया, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन? E। इस फोर्स के कारण से कितना एक्सीलरेशन आया इसमें? A बराबर E अपॉन m। तो इस एक्सीलरेशन को लेकर के उसकी स्पीड बढ़ेगी, और रैंडम मोशन के कारण से वो दूसरे एटम से टकरा भी सकता है, तो उसकी स्पीड पे क्या हो जाएगी? फिर जीरो हो सकती है। लेकिन ये फोर्स कंटिन्यूस पर लग रहा है, फिर स्पीड बढ़ेगी, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम मान के चलते हैं कि वो थ्रू आउट द कंडक्टर उसकी स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो अब आप देखिए यहां पे, बट वी नो, जैसे मुझे v1 बताया, हम और आप जानते हैं वट v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लग रहा है इधर, और थर्मल एजिटेशन के कारण से वो इस साइड भी मूव कर रहा है। मींस यहां से लेकर के यहां तक उसका ये वाला पाथ कौन सा है? फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। और इसे हम किससे नोट करूंगा? मैं टॉ से, लैम्डा से नोट कर दूंगा। और इस टाइम को जो फ्रीली मूव कर रहा है उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। एक बार दोबारा सुनिए, दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्री पाथ। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर देखें, तो v1 कैसे निकालेंगे? u1 प्लस a टॉ1 रिलैक्सेशन टाइम। v2 क्या होगा? u2 प्लस a टॉ2। ऐसे ही आगे तक चले जाएंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी
VD बराबर क्या होगा जी, U1 प्लस U2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन N प्लस A τ1 प्लस τ2 प्लस एंड सो ऑन N। तो ये तो हमने बता रखा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जीरो होती है बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जीरो आ गया। और BD बराबर क्या आ गया, A एजिट चल रहा है और इसको मैं कह देता हूं टॉ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोल रहा हूं मैं इसे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और A की वैल्यू क्या है, E अपॉन M। तो BD बराबर क्या आ गया, E अपॉन M इंटू टॉ। ये फॉर्मूला बन गया मित्रों। इसे आप थोड़ा सा एक दो बार देखोगे इस वीडियो को तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ जाएगा। ये एक बार सही से सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर देखिए, तो मैं क्या बता रहा था आपको, BD बराबर आया है E अपॉन M इंटू टॉ, वेयर E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मींस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम। अब आप देखिए, इसको मैं वेक्टर नोटेशन में लिखूं तो BD वेक्टर इक्वल टू होगा माइनस E वेक्टर अपॉन M इंटू टॉ। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलैक्सेशन टाइम का सॉरी डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार और देखिए, मान लीजिए मित्रों ये कंडक्टर की लेंथ L है और पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना दे रखा है, V दे रखा है बैटरी का। लेट L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो हम और आप जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होता है, B अपॉन L। ये फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, तो यहां पे मैं फॉर्मूला रख दूं तो VD बराबर क्या आ जाएगा, EV अपॉन ML इंटू टॉ। एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास, एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप हटा सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और मैं इसे हटा देता हूं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि जैसे कोई कंडक्टर है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जीरो होती है। जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस सेट करता हूँ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं। उस लीस्ट वेलोसिटी को हम कह देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग कितनी होती है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत कम होती है, ठीक है ना। आगे एक बहुत सही सा एक टॉपिक ले रहे हैं, देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अब आपकी समझ में सब आने लगेगा। केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और एक बार और सही से पढ़ोगे आप NCERT से तो बहुत सही से क्लियर हो सकता है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए मित्रों, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है,
इस कंडक्टर की लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है। L is the length of the conductor and A is the area of cross section of the conductor। अब आप देखें ऐसे, इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है। V is the potential difference across the ends of the conductor। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इसमें करंट आएगा वायर में, मींस कंडक्टर में I करंट फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि I में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से Vd वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे इधर। तो कैसे आप सॉल्व करें? तो पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। मित्रों, L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हमें और आपको दोनों को पता है। और A क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये आ गया जी। एक और चीज गिवन है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है? हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है? V। तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं, कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है। तो मान लीजिए इस शेप का कंडक्टर है, लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A। तो एज अ सिलेंडर फॉर्म है, हो गया क्या? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू लेंथ, मींस AL इसका वॉल्यूम हो गया। तो मैं आपसे कहूं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर, बड़े आराम से आप बता देंगे। और मैं, आपने सोच लिया होगा लेकिन मैं लिख देता हूं, N इंटू AL। AL वॉल्यूम हो गया, N से मल्टीप्लाई हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ गई इस कंडक्टर के अंदर, मींस ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? तो मैं आपसे कहूं टोटल चार्ज, टोटल मोबाइल चार्ज Q। Q की वैल्यू क्या होगी? Q बराबर होता है NaL इंटू E। ये टोटल चार्ज आ गया। अब आप एक और चीज देखिए, हमने क्या कर रखा है? लेट Vd is the drift velocity of the electron। तो इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर। T बराबर क्या होगा? टाइम। T इक्वल टू होगा मित्रों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, L अपॉन Vd। ये आ गया, मुझे पास चार्ज आ गया, टाइम आ गया, तो मैं करंट निकाल सकता हूं। हेंस इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। हेंस इलेक्ट्रिक करंट I बराबर क्या होता है जी? Q अपॉन T, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो चार्ज कितना है? NaL इंटू E, टाइम की वैल्यू L अपॉन Vd, L से L कैंसिल, तो I बराबर क्या आ गया? NeAVd। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, CBSE इस पे कुछ न कुछ पूछती रहती है, न्यूमेरिकल पूछ लेती है, इसके डेरिवेशन को पूछ लेती है, इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेती है। तो इसलिए बहुत सही से समझने का प्रयास कीजिए। आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने क्या क्या किया? चार्ज की वैल्यू निकाली, टाइम निकाला, फिर I के साथ रिलेशन को में मैंने एडजस्ट कर दिया। तो करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन मिल गया। हटा देता हूं मित्रों। तो ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं मित्रों, बहुत सही सा क्वेश्चन है, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मेरे पास मान लीजिए दो कंडक्टर हैं और दोनों को मैंने सीरीज में एडजस्ट कर दिया। देखिए मैं बोर्ड की तरफ देखिए, दोनों कंडक्टर की लेंथ सेम है, मींस L1 जो है वो कितना है, मान लीजिए L, L2 भी कितना है, L है, लेकिन दोनों का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट है, A1 इज लेस देन A2 है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कंडक्टर 1 है, ये 2 है। दोनों कंडक्टर्स को मैंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया, एक बैटरी से, बैटरी ली और इससे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन कहता है कौन से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, इन विच कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर, 1 में ज्यादा होगी कि 2 में ज्यादा होगी। कैसे करेंगे आप, तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं इसे, सोचो जरा। देखिए हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था, I बराबर होता है NeAVD, ये फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, I बराबर क्या आ गया जी, सॉरी BD बराबर I अपॉन NeA। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज की जानकारी चाहिए कि इनका मटेरियल डिफरेंट तो नहीं। जब मटेरियल डिफरेंट होगा तो n की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। अलग अलग मटेरियल्स के लिए n जो है डिफरेंट होता है, लेकिन हम क्या बात करके चल रहे हैं, 1 और 2 का जो मटेरियल है वो सेम है। द मटेरियल ऑफ कंडक्टर 1 एंड 2 आर इज सेम। मतलब क्या है, मान लीजिए अगर 1 भी कॉपर का है तो 2 भी कॉपर का ही है, अगर 1 एल्युमिनियम है तो 2 भी एल्युमिनियम है। बस क्लियर हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, n कांस्टेंट हो गया जी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, दोनों कंडक्टर सीरीज में है, I कांस्टेंट हो गया। तो अगर सीरीज में है और मटेरियल सेम है तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस वेलोसिटी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज्यादा है, 2 का। तो BD2 की वैल्यू कम होगी और BD1 की वैल्यू ज्यादा होगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहीं पे भी एक दूसरा क्वेश्चन बात करूं, मान लीजिए दो कंडक्टर है, एक मोटा है और एक पतला है, ये दोनों की लेंथ सेम है, ये 1 है और ये 2 है, लेकिन क्या किया मैंने, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया बैटरी से। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कौन से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, कैसे बताएंगे आप। अब जब ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, क्योंकि पैरेलल में हो सकता है दोनों में करंट सेम ना हो। तो इसके लिए पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, V सेम होता है, क्योंकि डायरेक्ट बैटरी से ये कनेक्टेड है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है V के टर्म्स में आप ढूंढिए, तो VD बराबर क्या आएगा, हम और आप जानते हैं, EV अपॉन ML इंटू, तो ये फॉर्मूला होता है, E कांस्टेंट, V कांस्टेंट, M कांस्टेंट, L दोनों का सेम ले रखा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें BD केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, L पे। अब L दोनों का क्या है, सेम है, तो दोनों के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर L डिफरेंट होता तो दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिफरेंट होती। तो मेरे ख्याल से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट वन, एक छोटी सी डेफिनेशन है, आपको इसे यहां पर रिमाइंड कराते हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मैथमेटिकल डेफिनेशन है मित्रों,
और डेंसिटी जनरली आप क्या लेते हैं जी, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे हम एरिया से डिवाइड करेंगे। मीन्स ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, द करंट पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जनरली हम जे से नोट करते हैं, जे से। तो करंट डेंसिटी जे बराबर क्या आ गया, आई अपॉन ए। तो आई की वैल्यू हम सभी सीख गए। अब तो क्या होता है जी, एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए कैंसिल, तो जे इक्वल टू क्या आ गया, एन ई वी डी। ठीक है, बी डी वेक्टर क्वांटिटी है तो डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, जे वेक्टर इक्वल टू आ गया एन ई वी डी वेक्टर। मींस जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने दो टॉपिक को डिस्कस करने का पूरा प्रयास किया है, एक इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं आपसे कहूँगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बुक पढ़ना बहुत कंपलसरी है। एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल दे रखा है, एक उसे आप कीजिएगा, और एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे रखा है इसी के ऊपर, उसे भी आप कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन करने बहुत कंपलसरी है, टाइम का अभाव रहता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। थैंक यू वेरी मच।